आएगा और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, उसको अपनी पलकों पर बिठाऊंगी। अब उस माँ को छोड़कर वृद्धाश्रम में हम बैकडी में खाना खाते हैं, खुद को आधुनिक बोलकर डिस्को क्लब पे जाते हैं। माँ बाप का दिल दुखाने से लगता है पाप, इंसान आसमान तक चला गया पर रिश्ते जमीन पर हैं आज। जो बाप अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर मेला दिखाते हैं, खुद टूटी हुई चप्पल पहनकर उसको नया जूता दिलाते हैं। बीमार होता है जब बच्चा तो पूरी रात जाकर अपने बच्चे को सुलाते हैं। जो माँ 9 महीने कोख में रखकर बच्चे को हर कष्ट खुशी खुशी सह जाते हैं, उसको आज के बच्चे पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। ना जाने कितने शब्दों से, बाणों से उनको घाव करवाते हैं। सोशल मीडिया के लिए तो वक्त है सबके पास, इंसान आसमान तक चला गया पर रिश्ते जमीन पर हैं आज। माँ बाप तो एक वृक्ष की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। पत्नी के आने पर हमने उन्हें भुला दिया, उनकी भावनाओं को हमने रुला दिया। कहने को तो हम रोज मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, दुनिया को रोज ये दिखाते हैं, पर क्या कभी उस माँ बाप को एक निवाला भी अपने हाथ से खिलाते हैं? अरे अब भी वक्त है समझ जाओ, कभी माँ बाप को अपने गले से तो लगाओ। अरे अब भी वक्त है समझ जाओ, अपने माँ बाप को गले से लगाओ। खुद को आधुनिक बोलते हो, एक बार तो उनको प्यार से बुलाओ। माँ बाप ही है हमारी सफलता का राज। इंसान आसमान पर चला गया पर रिश्ते जमी पर हैं आज। इंसान आसमान पर चला गया पर रिश्ते जमी पर हैं। धन्यवाद। हितेश जी ने वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर एक चित्र खींचा। अगर आपको लगता है सच्चा और अच्छा चित्र खींचा हो तो एक बार हितेश जी ने तालियां रंगा साहब, रिश्तों की जब बात चलती है, हम यहाँ क्यों बैठते हैं, हम ऐसे क्यों मिलते हैं? राशि मैडम ने कहा सबसे इंट्रोडक्शन क्यों लिया? रिश्ता जोड़ने के लिए। उस चाहत के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। तो आज रिश्तों की जमा पूंजी जुटाने के लिए और जो पूंजी जमा है उसको वापस से चेक करने के लिए नाराकाश ने यह आयोजन सजाया है। आइए अब मंच को उस तरफ लिए चलते हैं जब मंच के स्थापित और निरंतरता रखने वाले कवियों का नंबर आता है। और सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ वो हापुड़ से हमारे बीच आए हैं वाजपेयी जी। बड़े कमाल के कवि, मैं इनकी एक घटना बताता हूँ। बहुत ही कमाल के कवि। मैं इनके घर पहुंचा एक दिन, हापुड़ सर इनके घर पहुंचा। मैंने कहा वाजपेयी जी बहुत दिन बाद आपके घर आए हो, लड्डू खिलाओ। अब वो वाजपेयी क्या जो तुरंत मान जाए? कोई वाजपेयी नहीं मानता था सर, सारे वाजपेयी याद करो, लेकिन समर्थन से सरकार चला ही लेते थे। तो मैंने इनसे कहा कि वाजपेयी जी लड्डू खिलाओ। बोले लड्डू तो घर में नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, दुकान से मंगवाओ। बोला दुकान से कैसे मंगाए? मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके घर के बगल में अग्रवाल स्वीट्स है, उसको नंबर लगाओ। फंस गए। अब वाजपेयी जी ने अग्रवाल स्वीट्स को नंबर लगाया। जैसे ही अग्रवाल स्वीट्स को नंबर लगाया, आजकल मशीनों का जमाना है सर, मशीन से आवाज आई, अग्रवाल स्वीट्स में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए 1 दबाएं, नमकीन के लिए 2 दबाएं, तिल गज्जक के लिए 3 दबाएं, शरबतों के लिए 4 दबाएं। इनको मिठाई दबानी थी, इन्होंने 1 दबाया। लड्डू के लिए 1 दबाएं, रसमलाई के लिए 2 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 3 दबाएं, बालूशाही के लिए 4 दबाएं। इनको लड्डू मंगाना था, इन्होंने फिर 1 दबाया। बेसन के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दबाएं, तिल के लड्डू के लिए 3 दबाएं। इनको बेसन के लड्डू मंगाने से इन्होंने 1 दबाया। मशीन से फिर आवाज आई, 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 2 किलो के लिए 2 दबाएं, 3 किलो के लिए 3 दबाएं, 100 किलो के लिए 4 दबाएं। इनका मूड खराब, ओज कवि का ओज जागा, गलती में इनसे 4 दब गया। सर ऐसे में कोई वाजपेयी थोड़ी फंसता। जैसे 4 दफा गलती का एहसास हुआ, बोले तो सरकार लूट जाएगी, तुरंत फोन रख दिया। जैसे ही फोन रखा, अग्रवाल स्वीट से पीछे से फोन आया, बोला जी इस नंबर से अभी 100 किलो लड्डू के ऑर्डर बुक हुए। अब वाजपेयी जी लगे, हापुड़ का आदमी कितना तेज होता है, तो मेरे लिए नहीं उनके लिए तालियां बजाना। हापुड़ का आदमी
जैसे ही फोन आया, बोला जी इस नंबर से अभी 100 किलो लड्डू का ऑर्डर बुक हुआ है। इनने जवाब दिया, कौन से लड्डू? मैंने तो कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। बोला नहीं जी इसी नंबर से बुक हुए, अभी फोन आया था। अब इनने जवाब दिया, देखो हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले भाई के लिए 1 दबाएं, उसके बाद वाले भाई के लिए 2 दबाएं, उसके बाद वाले भाई के लिए 3 दबाएं, और आप अनिल वाजपेयी के स्वागत में तालियां बजाएं। मैं भी अपनी धर्मपत्नी के साथ में घर पे गया। धर्मपत्नी ने चौके का मुआयना किया। 4 पंक्तियां मेरी धर्मपत्नी की, 4 पंक्तियां भाभी जी के लिए, तालियां बजाना राजेश जी के लिए। सुनिएगा कि चौके का मुआयना किया, बर्तन बड़े साफ सुथरे थे कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी है राज बतलाइए, बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे भी लुभाइए। इस पर तालियां इसलिए नहीं क्योंकि प्रश्न है कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी है राज बतलाइए, बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन से है आती जरा मुझे भी लुभाइए। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया। अब भाभी जी का जवाब, सारी तालियां राजेश जी के खाते में। राजेश जी सारी तालियां राजेश जी खाते हैं। मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, तालियां संभालना आप लोग, कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए, काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पति देव को भी आजमाइए। ऐसे 1-2 छंद और एक रचना देता हूं। थाने में चोर अकड़ के चल रहा था, 4 पंक्तियां थानेदार की, 4 पंक्तियां। चोर ने बड़ा क्लासिकल जवाब दिया, साहब सुनिएगा, कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है, तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है, तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। तो चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार। चोर का क्लासिकल जवाब, तालियों के हाथ आपके अच्छे सर। चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, कि चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, बंदा यह ससुराल कई बार आया है, आया जिस बार यह मिलता था कोई और, पहली बार चोर को तो साला मिल पाया है। एक छंद और एक रचना। दिल्ली का किराएदार बड़ा होशियार होता है। 4 पंक्तियां मकान मालिक की, 4 पंक्तियां किराएदार की। किराएदार का क्लासिकल जवाब सुनिएगा। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, कि 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। कि 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। तो बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब। दिल्ली का किराएदार, तालियां आपकी इसलिए आना चाहिए, आप सब दिल्ली के, सुनिएगा, कि बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, कि बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे न बढ़ाइए, ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी भूले हम आधी आप भूल जाइए। राजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। वैसे तो है लोग बहुत, कुछ ही लोग विशेष, उन विशेष में विशेष हैं वो अग्रवाल राजेश। जोरदार तालियां अग्रवाल जी के लिए। और प्रणम उपस्थिति हमारे बीच में गजेंद्र सोलंकी जी की है, बहुत बड़े देश के कवि है। मैं चाहता हूं उनकी प्रणम उपस्थिति, एक बार जोरदार तालियां गजेंद्र जी के लिए। और उनकी उपस्थिति में हमारे पांडे जी योगेश जी बैठे हुए यहाँ इस मंच पर। एक रचना गजेंद्र जी, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह की रचना मैं सुनाता हूं, और मुझे एक बार तालियों से आप लोग आदेशित कर दीजिए। एक रचना लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, सुनिएगा। कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, हरे पेड़ की डाली पर गिद्धों का हुआ बसेरा था, धीरे धीरे कदम बढ़ाए भारत की राजधानी में, जयचंदों ने सुमन बिछाए कौओं की अगवानी में, धरती भारत की जलती थी सूरज के अंगारों में, प्रेम शांति के पाठ बह गए ब्रह्मपुत्र की धारों में, किंतु तभी एक सुमन खिला धरती के मान सरोवर में, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ, उसी सुमन की मैं मित्रों आज
कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ कि गोरों की चालों से ही नदियों का पानी लाल हुआ, घृत इरादों के कारण ही घायल माँ का फाल हुआ, पैरों में जाफर जैसों ने रखी इनके पगड़ी थी, इन्हीं के कारण भारत माता जंजीरों में जकड़ी थी। उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था, उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था। ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई और चंदन जहर उगलते थे। मदहोशी भी खत्म हुई तब भंवरों की इन गुंजन में, देश की माटी गूंज उठी तब इनकलाब के गर्जन में। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ कि कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था। इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था। आज का ये आगाज लिखा निजाम वो कल को आएगा, मेरे हर एक खून का कतरा इनकलाब को लाएगा। खुद के कंधे जीवन जिया यही तो जीवन साजा है, औरों के कंधे पर तो उठता सिर्फ जनाजा है। मेरे सीने में जो जख्म, किसी ने उसको आतंकवादी कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने सिरफरा कहा। जब किसी ने भगत सिंह को पागल कहा तो आजादी का दीवाना, आजादी का परवाना जब फांसी के फंदे को चूम रहा था, उस वक्त भी पंक्तियां पढ़ रहा था, गीत पढ़ रहा था, गजल पढ़ रहा था। कौन सी पंक्तियां थी? ये भगत सिंह की पंक्तियां, मेरे लिए ताली मत बजाना। उस लाटे भगत सिंह 23 साल की अवस्था में जो फांसी के फंदे को चूमते समय जो पंक्तियां पढ़ रहा था, कौन सी पंक्तियां थी? उनके लिए आपको तालियों के हाथ उठाने। तालियां आपकी इस तरह से नहीं, तालियां आपकी इस तरह से, इसलिए कि भगत सिंह की पंक्तियां हैं। सुनिएगा, इस दो पंक्तियों को मैंने कविता में ढाला, इन दो पंक्तियों को, कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने, तालियां संभालना आप लोग, कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं। हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं। मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं। देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया। इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया, इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया। हरे और सफेद रंग में, उनके जहन में 3 रंग वाला तिरंगा था जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे। तालियां आपकी उस तिरंगे के लिए आनी चाहिए कि हरे और सफेद रंग में केसरिया को खोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को खोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को खोला है। इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है। और अंतिम पंक्तियां है ये राजेश जी, अंतिम पंक्तियां है इस रचना की कि इन दो इस एक उनके शब्द से, एक नारे से पूरा देश जाग गया था। 33 करोड़ लोग जाग गए थे। अगर आप लोग जाग गए तो आप लोग जाग गए तो आने वाली पीढ़ी जागेगी। कौन सा नारा था? इस नारे के लिए मुझे विदा करना, इस रचना के लिए तालियों के इस तरह से हाथ करते हो तालियों के लिए, क्योंकि ये भगत सिंह का नारा जैसे 33 करोड़ लोगों को जगाया था कि पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब
इनकलाब है जिंदाबाद। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आस कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आस कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती। सर, ये नाराकास ने जो आज कार्यक्रम कराया है, ये 53 PSU के मैसेज देने के लिए कराया कि देख लो कवि सम्मेलन चीज होती क्या है। 250, 300, 400, 1000 करोड़ रुपए लगाकर जो मजा एक फिल्म नहीं दे पाती, कुछ पैसे खर्च करके कवि सम्मेलन न सिर्फ वो मनोरंजन देता है, बल्कि वो प्रेरणा देता है, वो ज्ञान देता है, वो विषय देता है, वो सोच देता है, जो जिसको पढ़कर हम इंसान बन पाए और जिसको कर कर हम शायद इंसान बन पाए। मैं अनिल जी को बधाई देता हूं कि आपने हमारे सामने इतिहास को रखा। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा छोटा भाई उपेंद्र पांडे आपके बीच आने वाला है। अशोक जी ने कहा कि जब रुके